बड़ा अच्छा पढ़ा जिसने पढ़ा। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का संविधान। तो आपने देखा कि हमने नेशनल मूवमेंट कर लिया पूरा, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स कर लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज कर लिया, डीपीएसपी कर लिया, है ना। अब हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, इसकी चर्चा हमने बीच बीच में की भी है, ठीक है, कि क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। जैसे ज्यादातर डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट ही हो जाना है एक टाइम के बाद। कब हो जाना है? जब देश इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो सबको वो सारी चीजें प्रोवाइड करा सकेगा जो डीपीएसपी में लिखा है। जैसे काम रोजगार मिल जाए लोगों को, अच्छी शिक्षा मिल जाए, अच्छा रहने का घर मिल जाए, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी, खाने का अधिकार, कमाई का अधिकार, ये सब उसमें लिखा है ना, आपने पढ़ा पूरा। तो वो सब एक टाइम के बाद फंडामेंटल राइट ही हो जाना है। और कुछ नई चीजें, जैसे राइट टू इंटरनेट इज योर फंडामेंटल राइट। अब इंटरनेट तो 1950 में था नहीं, जब देश आजाद हुआ था तो क्या इंटरनेट था? इंटरनेट कब आया पहली बार? इंटरनेट का इन्वेंशन कब हुआ? और मोबाइल वोबाइल आप कब से यूज कर रहे हो? अभी बहुत पुरानी बात नहीं है ये, समझ रहे हो? हाँ लगभग, ठीक है, 1995 से 2000 के बीच में सारी चीजें आई हैं, और 2000 के बाद से इनका प्रचलन में मतलब प्रचलन बढ़ा है, पहले इतना नहीं था। और अभी भी बहुत बड़ी आबादी है हमारे एरिया देश में जो डिजिटल डिवाइड से जूझ रही है, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है। इस क्लास में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास फोन नहीं है? हाँ देखो, समझ रहे हो? तो ये क्या है? सुनो, इसी को कहते हैं डिजिटल डिवाइड। इंडिया इज फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे डिजिटली गैजेट्स हैं, जो डिजिटली इक्विप्ड हैं वेल, और एक तरफ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी तक बेसिक्स मोबाइल फोन भी नहीं है। तो वो कैसे जुड़ पाएंगे, कैसे कनेक्ट? क्योंकि आज के टाइम पे जरूरी है चीजें, समझ रहे हो? तो ये हो गया। और अब हम आगे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक चीज मैं आपको ये बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हमने? मतलब संविधान का आधारभूत ढांचा। अब किसी भी चीज का आधारभूत ढांचा क्या होता है? जैसे ये बिल्डिंग बनी है, इस बिल्डिंग की जो नींव है ना, और इस बिल्डिंग की एक डिजाइन है, आपने जैसी देखी, बड़ी यूनिक डिजाइन है इसकी, एकदम गोल सी। आपने कभी इसका ऊपर से व्यू देखा है? एरियल व्यू, हाँ देखा कि नहीं देखा है? अभी कुछ दिन पहले मैंने डाला था, है ना, पहाड़ पे जाके। तो आप गोल देखेंगे ऊपर से, ऊंचाई से, तो एकदम गोल सा स्टेडियम जैसा लगता है आपको, है ना। तो संविधान में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं। और एक जजमेंट आया 1973 में, 1973 में, जिसको कहते हैं एक केस सुप्रीम कोर्ट का, केशवानंद भारती केस। इसके तहत ये कॉन्सेप्ट आया था, किस चीज का? बेसिक स्ट्रक्चर का। अब देखो, देश में सरकार के 3 अंग आपने पढ़े, कौन कौन से? हाँ, सरकार के 3 अंग बताइए जरा। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, है ना। अब लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि कभी
कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप कर देती है, कभी न्यायपालिका कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर देती है। संसद नए नए टाइम पे अलग अलग जरूरतों के हिसाब से संविधान में संशोधन करना चाहती है। और आप जानते हो कि न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का बेसिक काम क्या है? संविधान की रक्षा करना। अब उस चक्कर में जब संविधान में संशोधन करना होता है संसद को, तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मेरा काम रक्षा करना है। संशोधन और रक्षा करने के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि कितना संशोधन कर सकते हैं और वो कितनी रक्षा करेंगे। अभी बोलने के नहीं नहीं कुछ आप बदल ही नहीं सकते क्योंकि मैं इसकी रक्षा करूंगा, आप इसमें कुछ चेंज ही नहीं कर सकते, तो ये भी समस्या हो जाएगी। तो 1973 तक ये बातें लगातार चलती रही कि कितना संशोधन कर सकती है संसद। क्या हर चीज बदल सकती है? पूरा संविधान ही बदल सकती है? कुछ कुछ चीजें बदल सकती है। इसके पहले भी कई सारे केसेस आते हैं जिसमें ये लगातार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ये जान लो कि सरकार और न्यायपालिका के बीच हमेशा पावर स्ट्रगल चलता है। जब सरकार ज्यादा पावरफुल होती है तो न्यायपालिका उसकी सुनती है, और जब सरकार कमजोर होती है तो न्यायपालिका ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और आप जानते हो कि जब सरकार मजबूत कब होती है? जब किसी एक पार्टी की बहुमत की सरकार हो, मतलब उसको फुल मेजोरिटी मिली हो, और प्रधानमंत्री जो हो बहुत एक तरह से मजबूत प्रधानमंत्री हो, तभी सरकार मजबूत होती है, तब न्यायपालिका उसके हिसाब से काम करने लगती है। तो ऐसे 2-3 सेशन हुए भारत के पूरे हिस्ट्री में कि जब सरकारें बहुत मजबूत थी। कब कब? एक तो नेहरू जी के टाइम पे, फिर एक इंदिरा जी के टाइम पे, और एक वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के टाइम पे, है ना, क्योंकि इनकी सरकार भी पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहा कि कितना संशोधन करें और कितना ना करें। तो 1973 में एक जजमेंट, एक्चुअल में केशवानंद भारती केरल के एक संत थे, ठीक है। अब सरकार इनकी कुछ जो मठ की जमीन थी वो कब्जा करना चाहती थी, लेना चाहती थी किसी काम से, ठीक है। तो वो इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ कहां पहुंच गए? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब ये 1973 का मामला है। आपने पढ़ा है कि राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट हुआ करता था। कब तक? राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट कब तक हुआ करता था? बताइए। ये 1978 तक हुआ करता था, ठीक है। 1978 में 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको हटा के लीगल राइट बना दिया गया। मतलब 1978 तक प्रॉपर्टी आपसे सरकार छीन नहीं सकती थी। आज सरकार लेना चाहे ना तो ले सकती है। कब ले सकती है? कुछ बेसिस हैं, ऐसे नहीं कि मनमाना ले लेगी, ठीक है। जैसे मान लो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कोई जमीन है, वहां पे कोई रेलवे निकल रहा है, कोई रोडवे निकल रहा है, ठीक है, आपकी जमीन के नीचे तेल मिल गया, पेट्रोलियम मिल गया, कोई मिनरल मिल गए, तब वो सरकार ले सकती है। वो भी ऐसा नहीं कि फ्री में ले लेगी, मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा देगी आपको। मार्केट का जो रेट चल रहा है आजकल जमीन का, उससे 4 गुना ज्यादा। तभी आपने सुना होगा कि जिसके जमीन से हाईवे निकल जाता है वो माला माल हो जाता है, अगले दिन वो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर निकाल के लाता है। पैसा बहुत आ गया है अब तो, है ना। क्यों? क्योंकि 4 गुना ज्यादा पैसा देती है सरकार। तो अब देखो, ये कहे कि मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा सरकार कुछ भी संशोधन कर सकती है, पूरे संविधान में कुछ भी संशोधन कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन नहीं कर सकती। अब सरकार ने पूछा अच्छा ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो कोर्ट ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये मैं बताऊंगा, और समय समय पर बताता रहूंगा, एक साथ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो जब जब सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सरकार अपनी हदें पार कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट कह देता है बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान रखो, नहीं बदलना है, पीछे जाओ, ठीक है। तो एक तरह से जो लड़ाई थी उस लड़ाई को अपने पक्ष में कर लिया। मतलब जो बॉल थी, फुटबॉल थी, वो अपने पास रख लिया कि अब जब मन करेगा गोल मार देंगे, ठीक है। तो ये चीजें थी सर। अब देखो फिर बताया क्या क्या। अब जैसे संविधान के प्रस्तावना में जितनी भी वर्णित चीजें हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता एंड फेडरलिज्म, संघवाद, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दी गई। मतलब सरकार चाहे तो अभी कहे कि नहीं हम फेडरल सिस्टम से यूनिटरी सिस्टम कर दें, नहीं कर सकती। सरकार चाहे कि अभी हम जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दें, अभी हमारे यहाँ कैसा है, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है,
पार्लियामेंट्री सिस्टम जिसको बोलते हैं, मतलब संसदीय शासन प्रणाली है। सरकार चाहे कि नहीं हम अमेरिका की तरह करना चाहते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नहीं कर सकती। ठीक है, सरकार चाहे कि हम पंथ निरपेक्षता को खत्म कर दें, नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि जैसे मान लो ये बिल्डिंग बनी है, बोला कि इस बिल्डिंग के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते और जो मन चाहे कर लो। मतलब ऐसा कुछ मत जोड़ देना, कुछ मत घटा देना कि बिल्डिंग ही बदल जाए, लगे ही ना कि ये बिल्डिंग थी दूसरी हो जाए, ऐसा नहीं कर सकते आप। मतलब जो संविधान का मूलभूत ढांचा है वो नहीं बदलना चाहिए, बाकी आप जोड़ते घटाते रहो। बात समझ में आ गई? यही है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। और जितनी बातें आप जानते हो, ठीक है, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। जैसे कल ही मैं आपसे बात कर रहा था कि सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति भी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के माध्यम से हो। ठीक है, जैसे आईएएस की नियुक्ति होती है यूपीएससी के थ्रू, ऐसे आईजेएस इंडियन जुडिशियल सिस्टम बन जाए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सरकार ने प्रयास नहीं किया, सरकार ने प्रयास भी किया, बातें नहीं आपस में, अब ये पूछूंगा फिर खड़ा करके, यही समझाओ आके। फिर आईजेएस बनाने का सरकार ने प्रयास भी किया। 2019 में एक कानून लेके आई जिसका नाम था एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, 2019 में। ठीक है, कोविड के दौरान समझो, या उसके पहले ला चुकी थी, कोविड में खत्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो, सरकार चाहती थी कि हम जजों की नियुक्ति का कॉन्सेप्ट बदल देंगे। अभी कैसे नियुक्ति होती है? तो कौन, राष्ट्रपति तो सिर्फ नियुक्ति कर देता है, राष्ट्रपति को रिकमेंड कौन करता है? एक सिस्टम है, मैंने पहले ही बताया आपको, इसलिए बोलता हूं ध्यान से सुनो, उसको बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। क्या बोलते हैं? कोलेजियम सिस्टम। अब कोलेजियम सिस्टम क्या होता है? कोलेजियम सिस्टम होता क्या है? सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जज प्लस सीजेआई, मतलब 5 लोगों की एक कमेटी होती है। सीजेआई होते हैं उसमें, और 4 जो सबसे वरिष्ठ सीनियर जज होंगे, वो लोग मिलके ही किसी जज का नाम रिकमेंड करते हैं। किसको? राष्ट्रपति को, कि हम चाहते हैं कि इनको अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनते कैसे हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स के जज जो होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इलाहाबाद हाई कोर्ट है आपका उत्तर प्रदेश का, है ना। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो वरिष्ठ जज, इनको समझ में आएंगे, किसको? कोलेजियम सिस्टम को, तो ये लोग इनका नाम रिकमेंड कर देंगे कि इनको हम चाहते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए, पटना हाई कोर्ट से। ऐसे ही देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, 25 है ना, तो उनमें से कोलेजियम सिस्टम सेलेक्ट करता है लोगों को और राष्ट्रपति को नाम भेजता है, और राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करते। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति मनमाने तरीके से कर देते हैं, आप जानते हो कि राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं करते। राष्ट्रपति कुछ भी करने से पहले किससे पूछते हैं? प्रधानमंत्री से। ठीक है, बिना प्रधानमंत्री की इच्छा के राष्ट्रपति कुछ नहीं करते। और यह भी जरूरी नहीं है कि कोलेजियम ने जिसको एक तरह से रिकमेंड किया है उसकी नियुक्ति हो ही जाएगी। सरकार देखती है कि कौन हमारे मन मुताबिक काम करेगा जज, मतलब कौन जज ठीक है। कोई जज ऐसा ना चला जाए जो सरकार को ही परेशान कर दे। ठीक है, तो सरकार कैसे रोकती है? राष्ट्रपति के नाम पास पड़ा रहता है, राष्ट्रपति कोई एक्शन नहीं लेते, छोड़ देते हैं। धीरे धीरे हर जज की एक टाइम होता है। आप जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले जज अपने कैरियर के सबसे लास्ट में पहुंचते हैं, जब वो रिटायरमेंट होने के 2-3 साल बचा होता है। अब पता चला सरकार 2-3 साल विचार ही नहीं की, इधर में तो रिटायर हो जाएंगे। कब बन पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज? नहीं बन पाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, जब कोलेजियम बार बार जोर देता है, ठीक है, कि नहीं नहीं करिए, तो सरकार सबसे पहले सभी जजों की जांच कराती है चुपचाप। और जांच कौन करता है? जांच करती है एक एजेंसी जिसको बोलते हैं आईबी। आईबी मींस इंटेलिजेंस ब्यूरो, चुपचाप। ये जानते हो एक गुप्त एजेंसी है, खुफिया एजेंसी जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ है ना ऐसी 2-3 एजेंसियां, जैसे आईबी हो गई, रॉ हो गई, एनआईए हो गई, है ना। सीआईडी का नाम आपने सुना होगा, देखा भी होगा, महाराष्ट्र की एजेंसी हुआ करती थी। ठीक है, तो ऐसी एजेंसियां होती हैं चुपचाप। आप भी कहते हो बहुत सीआईडी की तरह काम करता है, मतलब अपने दोस्तों को आपकी जानकारी चुरा लेता है ना, आपके फोन से जानकारी चुरा लेता है। कभी कभी आपको फर्जी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के आपसे लड़की बन के बात कर लेता है ना, फिर आपका सारा स्क्रीनशॉट रख लेता है ना, या लड़की लड़का बन के, मतलब ऐसा कुछ भी।
आपका हैक वैक कर लेता है सारी चीजें, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होने वाली है उनकी जांच भी कराती है सरकार, और सरकार को जब रोकना होता है तो कह देती है कि आईबी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है इनके बारे में, और वो रिपोर्ट कभी बताती नहीं, कभी दिखाती नहीं। ठीक है, क्या कह देती है कि आईबी की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो सरकार के यहाँ, इसीलिए सरकार बहुत पावरफुल होती है ना। तो लोग कहते हैं ना सरकार में आ गए तो सब कुछ कर सकते हैं। अभी देखो कल एक नई सरकार बन गई बिहार में, आपके बन गई कि नहीं बन गई? किसकी बनी है? कोई कह रहा है नीतीश कुमार की, कोई कह रहा है बीजेपी की। उस संगठन का नाम बताओ जो साथ में चुनाव लड़ा था मिलके। एनडीए, है ना। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो, आपको पता होना चाहिए एनडीए की। ठीक है, एनडीए मीन्स नेशनल डिफेंस एकेडमी, मत बोल देना। ठीक है, एनडीए मीन्स व्हाट? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। क्या नाम है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और दूसरा गठबंधन कौन था? महागठबंधन, आरजेडी तो उसका एक पार्ट थी, उसमें और बहुत सारे सरकार पार्टियां थी ना, कांग्रेस थी, सीपीआई थी, सीपीआईएमएल थी, बहुत सारी पार्टियां थी। ठीक है, हाँ, कौन सी? इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? ठीक है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, और बाद में आप जान रहे हो कि एक नया ही सरकार का गठन हुआ। कल शायद ओथ लेंगे, कल या परसों या आज ही लेंगे, पता नहीं, आज ही हो सकता है।